Hello to all of you. Hello to all of you. I am Mrityunjay Rai and I most welcome to all of you Ancient History Timeline at a Glance. प्यारे बच्चों, मेरे पास बहुत समय से आप लोग की कुछ क्वेरीज आ रही थी. देयर आर लॉट्स ऑफ ह्यूज डिमांड कि सर इतिहास याद नहीं होता है, इतिहास याद नहीं होता है, फैक्ट्स, फिगर, डेटाज, एक क्रोनोलॉजिकल स्टडी नहीं कर पा रहे. आइए आधे घंटे में इतिहास, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री आपका आधे घंटे में तैयार होगा. एंशिएंट हिस्ट्री इन जस्ट 30 मिनट. तो लेट्स स्टार्ट. प्राचीन काल यानी एंशिएंट हिस्ट्री वी स्टार्टेड विद द स्टोन एज एंड स्टोन एज डिवाइडेड into three part: Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. Paleolithic age is 25 lakh BC to 10,000 BC. Mesolithic is 10,000 to 6,000 and Neolithic is 6,000 to 1,000. Again, Paleolithic is divided into three part: Pre-Paleolithic, Middle Paleolithic and Upper Paleolithic. पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल. These three type of division could made over the weapons, over the society or weapons which we have found. After the Stone Age, Indus Valley civilization was started, and as I told you in my previous lectures, no any civilization could decline completely. The Neolithic people, the later Neolithic people converted into Chalcolithic, and Chalcolithic converted into Chalcolithic, and Chalcolithic converted into Indus Valley civilization. According to carbon dating, carbon 14, there is the time duration is 2500 BC to 1750 BC of the Indus Valley civilization. सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वह कार्बन 14 तिथि क्रम के अनुसार 2500 से 1750 ईसा पूर्व. और why this is most important? So this is known for अर्बनाइजेशन. इसका नगरीकरण सबसे बेहतर था, इसका जो टाउन प्लान था वो सबसे बेहतर था. पूरा शहर जाल की तरफ फैला हुआ था और ईच रोड इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन राइट एंगल. प्रत्येक सड़क एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी. अपार्ट फ्रॉम दैट द ड्रेनेज सिस्टम वाज द बेस्ट. इनका जल निकास जो है वो क्या था, सबसे बेहतर था एमंग द कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन. इट मींस इन मेसोपोटामिया, सुमेरिया, नील नदी की सभ्यता यानी इजिप्टियन, इन ऑल अमंग द कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन द ड्रेनेज सिस्टम वाज द बेस्ट of Indus Valley civilization, and in Indus Valley the Lothal have the best drainage system. Lothal. The houses were made in a proper plan. The doors and windows were open in the street, not on the main road, and the society was matriarchal society and egalitarian society also. Egalitarian यानी समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक और समतावादी समाज था. यानी पुरुषों के पास भी क्या था, बराबर अधिकार प्राप्त थे. पुरुषों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा. इसके अलावा यहां से मिला है अन्नागार, स्नानागार, पशुपति की मुहर और मातृदेवी की मूर्ति, जो इस सभ्यता के मुख्य आकर्षण है. पशुपति में एक योगी पुरुष बैठा है जिसे जॉन मार्शल ने प्रोटो शिवा कहा है. क्या कहा है, प्रोटो शिवा कहा है. ध्यान दीजिएगा, आधे घंटे में पूरा इंसिडेंट हो जाएगा. प्रोटो शिवा एक मातृदेवी की मूर्ति मिली है हड़प्पा से. यहां पे एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है. ये इस सभ्यता के मुख्य आकर्षण है. इसके बाद इस सभ्यता का धीरे धीरे प्राकृतिक कारणों से पतन हो गया. कहीं बाढ़ आई तो कहीं भूकंप आया, तो कहीं प्रशासनिक शिथिलता हुई, कहीं आग लगा और यह सभ्यता समाप्त हो गई. और इसके बाद 2000 से 1500 ईसा पूर्व में
भारत में मध्य एशिया से आर्य आए और शुरू हुआ वैदिक संस्कृति। शुरू हुई वैदिक संस्कृति। 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चलती है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है, द अर्ली वैदिक एज एंड द लेटर वैदिक एज। दैट मींस द वैदिक कल्चर वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, early Vedic and later Vedic age. In early Vedic age, 1500 to 1000 BC, Rigveda was belongs with the early Vedic age. Later Vedic age, Samaveda, Yajurveda, and Atharvaveda belongs with the later Vedic age. Apart from that, all types of Brahman text, Upanishada, Aranyaka, all are belongs with the later Vedic ages, and discovery of iron at Varanasi and Atranji Kheda made a drastic changes in society. आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्यों बांटा हमने वैदिक काल को? तो अगर लोहा ना आता तो समाज में विभाजन न होता। वाराणसी और रतनजी खेड़ा में लोहे की खोज हुई, जिससे पूरे समाज में आमूल चूल परिवर्तन हुआ, पूरे समाज में ड्रास्टिक चेंजेस हुआ, पूरे समाज में एक बड़े लेवल पे चेंजेस हुआ, जिस वजह से पूरा समाज क्या हुआ? बढ़ा। ओके। रिलीजियस मोमेंट्स ऑफ 6th सेंचुरी बीसी। इसके बाद कुछ धार्मिक आंदोलन हुए, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म के फाउंडर गौतम बुद्ध, जैनिज्म के फाउंडर ऋषभ देव जी महाराज, और इसके बाद जो अगर आप रियल फाउंडर की बात करें या आप बात करें कि 24वें तीर्थंकर, तो इसके 23वें तीर्थंकर भी लिख लीजिए, यह है पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। देखिए, एक चीज आपको डेट के साथ दिया हुआ है, डेट टाइमलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, और आपको एंशिएंट याद होगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ और मृत्यु 483 ईस्वी में हुई। इनकी उम्र 80 वर्ष थी। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार में हुआ। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया, और इनको महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ? कुशीनगर में प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ, मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई। उम्र इनकी 72 वर्ष थी, और ये कुंडग्राम वैशाली बिहार में जन्मे। वैशाली में ही शाल के वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जबकि भगवान बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे या महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उरुवेला बोध गया में। और नदी कौन सी थी? नदी थी निरंजन। यहां नदी कौन सी थी? ऋजुपालिका, ध्यान दीजिएगा। और इनको निर्वाण प्राप्त हुआ पावापुरी में। और ध्यान दीजिएगा कि भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों को ही महापरिनिर्वाण मल्ल महाजनपद में हुआ है। मल्ल महाजनपद के ही दोनों क्षेत्र थे, कुशीनगर और पावापुरी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे महाजनपद काल की। 16 महाजनपद हमें पढ़ने हैं। दरअसल महाजनपद बना कैसे? तो बहुत सिंपल सा परिभाषा है कि पहले बना परिवार। किसी समाज की सबसे छोटी सामाजिक इकाई परिवार होती है, तो सबसे पहले क्या बना? परिवार। जब कई परिवार मिले तो क्या बना? कुल। जब कई कुल मिले तो क्या बना? विश्व। और कई विश्व मिले तो बना जन, और कई जन मिले तो बना जनपद, और कई जनपद मिले तो बना महाजनपद। यह है संरचना। 16 महाजनपद हमें पढ़ना है, जिसका सोर्स अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र है। बौद्ध टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय एंड जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन है, जिसमें मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। इसके अलावा अंग, वज्जी, वत्स, ये सभी महाजनपद अवंती ताकतवर महाजनपद थे। एकमात्र महाजनपद है अश्मक, जो कहां है? दक्षिण भारत में। लिख लीजिए, अश्मक महाजनपद, यहां लिख लीजिए, ओनली अश्मक। ये केवल एकमात्र महाजनपद है जो कहां है? साउथ इंडिया में है, दक्षिण भारत में है। ठीक है।
एकमात्र महाजनपद गांधार है, जो प्रेजेंट इंडिया से, मॉडर्न इंडिया से आउट ऑफ इंडिया है, अफगानिस्तान में। कहां है? भारत से बाहर है, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये महाजनपदों के बारे में थोड़ी जानकारियां थी। महाजनपदों के बाद हम लोग बात करते हैं मगध के उत्थान की, मगध के उत्कर्ष की। और मगध का उत्कर्ष तीन वंशों से होता है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। एक के बाद एक तीनों वंश आए। 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश था, जिसे हम लोग पितृहंता वंश कहते हैं, पैट्रिसाइडल डायनास्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें राजा अपने बाप को मार करके राजा बनता है। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जो 544 से लेकर के 492 यानी 544 टू 492 बीसी तक ये राजा रहा। और इसने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, टू एक्सपेंड हिज टेरिटरी, ही एस्टैब्लिश्ड मैरिटल रिलेशंस विद द he did 3 marriages. First one is with the sister of king of Koshal, Prasenjit, named Mahakoshala. Second one is with Lichvi princess Chelana, and third one is Madra princess Chema or Khema. Okay, you could say Chema or Khema. तो 3 शादी किया। प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से, कोसल की राजकुमारी थी, लिच्छवी राजकुमारी चेलना से, और मद्र देश की राजकुमारी है खेमा, उससे। यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का संस्थापक था, और इसकी हत्या इसके बेटे अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में भगवान बुद्ध की मृत्यु होगी, और भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद इसके शासन के 8वें वर्ष में ही राजगृह में प्रथम बुद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ठीक है, अजातशत्रु, हिज नो एनी एनिमी इज अलाइव, जिसका कोई शत्रु जिंदा न हो उसे कहते हैं अजातशत्रु। ठीक है, उदयन, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दिया, एंड 460 BC टू 444 BC इसका रूलिंग पीरियड रहा, एंड ही एस्टैब्लिश्ड सिटी पाटलिपुत्रा एट द कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ गंगा एंड सोन। गंगा और सोन नदियों के किनारे पे, संगम पे इसने एक शहर बसाया, पाटलिपुत्र, जिसे आज आप पटना कहते हैं। Nagdasak was the last king of Haryak dynasty who was killed by his commander Shishunag, and Shishunag established Shishunag dynasty, and after him his son Kalasok became king, and the second Buddhist council held in the ruling of Kalasok at Vaisali. After Shishunag dynasty in Magad, the Nand dynasty was established. Founder was Mahapadmanand, and it was a large empire. It was a large territory. It had the large territory, and the king Mahapadma, known as Ek Chhatra, Ek Rat or Samrat, Ek Raja. Dharanand was the last king of Nanda dynasty, and Sikandar attacked over in India in 326 BC, and Battle of Hydaspes took place. क्या हुआ था? झेलम का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? झेलम का युद्ध हुआ था, जिसमें सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। किस बीच लड़ा गया था? अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस. Porus was defeated in this battle, and 323 BC Alexander was died. 323 BC Sikandar was died. 323 ईस्वी में बेबीलोन में वो मर गया, और he was only historical person who was born, died and cremated in 3 continents. He was born in Greek, Europe. He was died in Babylon, Asia, and he was cremated at Alexandria, Africa. पैदा हुआ ग्रीक में, यूरोप में, मरा एशिया के बेबीलोन में, और इसका अंतिम संस्कार किया गया, इसे दफनाया गया कहां पे? अलेक्जेंड्रिया. अलेक्जेंड्रिया कहां है? अफ्रीका. So this is the
Magad Empire. After the Magad, the Mauryan Empire came into existence. With the help of Chanakya, Chandragupta Maurya established Magad Empire, and his ruling was 323 BC to 298 BC, and he killed Dhananand and became king. धनानंद को चंद्रगुप्त के चाणक्य की सहायता से मार देता है और यह राजा बनता है. चाणक्य वॉज नोन एज, चाणक्य का जो रियल नाम था वो था आचार्य विष्णुगुप्त. आचार्य विष्णुगुप्त. He was known as Kautilya also. And he wrote a book named Arthashastra. And Arthashastra was the first book of Indian polity and administration. He was known as Sandocrates. The Greek writers, William Jones, considered him as the Sandocrates because the Greek writers mentioned him as a Sandocrates. He defeated to Seleucus and married with his daughter Helena, and he got 4 provinces. And he got 4 provinces in dowry. इसको अफगानिस्तान के 4 प्रांत, मकदूनिया, हेरात, काबुल और Macedonia, हेरात, काबुल एंड कांधार, the 4 provinces he got in dowry. इसको दहेज में मिला. इसके बाद इसका बेटा बिंदुसार राजा बना. He was the son and successor of Chandragupta Maurya. He was known as Amitrghat, Madrasar and Singhsen. Amitrghat, जिसने अपने दुश्मनों का क्या कर दिया हो, नाश कर दिया हो, who is Amitrghat. He was known as Amitrghat. इसके बारे में कहानी और मिलती है कि he demanded 3 things from Syrian king Antiochus. What? First one is dry fruit, second one is wine, and third one is philosopher. Syrian king gave wine and dry fruit but refused to give philosopher. He told, we don't sell and purchase human beings. After him, Ashoka became king. He was son and successor of Bindusar, and in 261 BC, battle of Kalinga took place, and after this battle, Ashoka accepted Buddhism under the influence of Upgupta, Buddhist monk Upgupta. Now Ashoka became a Bodh emperor. Ashoka sent his son Mahendra and daughter Sanghamitra to Sri Lanka to propagation of Buddhism, and Ashoka was first emperor who wrote inscription, and his inscription were written in Brahmi, Unani, Aramaic and Kharoshti script. They are the 4 script, and in 1837 James Princip was first person who read Ashoka's inscription. The 3rd Buddhist council was held in पाटलिपुत्रा in the reign of Ashoka. तीसरी बौद्ध संगीति जो है वह पाटलिपुत्र में अशोक के शासन काल में हुआ. And in the Mauryan Empire we could got the first time the detailed administration with portfolio system. With portfolio system. प्रत्येक विभाग का एक विभागाध्यक्ष था, प्रत्येक विभाग का एक अधिकारी. After Mauryas, we could come to the post-Mauryas, and there are the 4 dynasties we could see: Sung dynasty, Kanva dynasty, Satavahan, and Kushan dynasty. This is the 4 dynasties. Let's start with the Sung dynasty. Sung dynasty founder was Pushyamitra Shung, and from 185 to 149 BC he was king. His capital was in Patliputra, and he was Brahmin commander of Mauryan, and he killed the last Mauryan king Brihadratha and became king. And this event was known as Brahmana Kranti, Brahmana revolution, known as Brahmana Kranti. इसे हम ब्राह्मण क्रांति कहते हैं, ठीक है. और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया. अयोध्या का जो अभिलेख है वह इसके राज्यपाल धनदेव का अभिलेख है. इसने सांची के स्तूप का जो काष्ठ वेदिका था, जो लकड़ी का जो वेदिका बनी हुई थी, हर्मिका थी, उसे पत्थर का बनवाया, उसको रिनोवेट कराया, और इसने भरहुत के स्तूप का निर्माण कराया. भरहुत जो है सतना में है.
Satna MP. Sanchi is also in MP. इसके बाद राजा बना अग्निमित्र, जिसके बारे में महाकवि कालिदास ने लिखा है मालविका अग्निमित्रम। ये मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की कहानी है, मालविका अग्निमित्रम। इसके बाद राजा बना वसुमित्र, इसके बाद राजा बना वज्रमित्र, और इसके बाद राजा बना भागभद्र, और इसके बाद राजा बना देवभूति। देवभूति वॉज द लास्ट किंग ऑफ सुंग डायनास्टी, लास्ट किंग ऑफ सुंग डायनास्टी। यह सुंग वंश का अंतिम शासक था। कण्व डायनास्टी, कण्व डायनास्टी देखिए। इसके बाद कण्व डायनास्टी बनेगा 75 बीसी से 30 बीसी तक, 75 बीसी टू 30 बीसी। फाउंडर वाज वसुदेव एंड ही किल्ड लास्ट किंग ऑफ सुंग डायनास्टी, देवभूति, एंड बिकेम किंग, एंड देयर वर ओनली 4 एम्परर इन कण्व डायनास्टी, वसुदेव, भूमिमित्र, Narayan, and Susarman. Susarman was the last king of Kanva dynasty. After that, Andhra Satavahan dynasty came into existence, the 30 BC to 250 AD. 30 BC to 250 AD. Capital was Pratishthan. Founder was Simuk. Founder was Simuk and capital was Pratishthan. Founder was Simuk. Satkarni first. Satkarni first, and the first evidence of land donation was belongs to the Satkarni first, and Nana Ghat inscription of Nagnika of Queen Nagnika, रानी नागनिका का नाना घाट इंस्क्रिप्शन जो पुणे में है, यह भी सातकर्णी से संबंधित है। इसके अलावा एक बहुत विद्वान राजा हुआ, उसका नाम था हाल। हाल was a scholar emperor, scholar king, and he wrote Gatha Saptasati. Then Gautamiputra Satkarni became king, and he was the greatest king of Satavahan dynasty. We come to know about him from the Nasik inscription, and after that Vasishtiputra Pulumavi, Shivshri Satkarni, and Yagyasri Satkarni became king. Some important things. The Satavahan kings introduced lead coins. इन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए। इन्होंने क्या किया? लेड क्वाइंस इशू किया, शीशे के सिक्के जारी किए, और सातवाहनों के क्वाइंस पे जो है शिप डिपिक्टेड होता था। इट शोज देयर एक्सटर्नल ट्रेड, देयर इंटरेस्ट इन एक्सटर्नल ट्रेड, जो इनके बाह्य व्यापार में रुचि को दर्शाता है। समुद्रगुप्ता from 335 to 375 AD, and then Kushan dynasty. We will discuss about the Kushan dynasty. Kushans were known as Indo-Greek. हिंदयवन भी कहते थे कुशाणों को। दरअसल यह बेसिकली चीन से थे, और चीन से फिर चले गए कहा? सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से भारत में आए थे। भारत में इस वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसस था, और इसके बाद उसका बेटा बिम कड़फिसस राजा बना, जिसने भारत में सोने के सिक्के जारी किए। इसके बाद कनिष्क राजा बना। यह इस वंश का महान, सबसे महान राजा था, सबसे प्रतापी राजा था। 78 AD to 105 AD तक ये रहा। इसकी पहली कैपिटल जो है वह पेशावर थी, और इसने मथुरा को अपनी सेकेंड कैपिटल एस्टेब्लिश किया है। फोर्थ बुद्ध काउंसिल was held at Kundalwan, Kashmir in the reign of Kanishka, and apart from that, Kanishka was known for Gandhar and Mathura sculpture art. The maximum statues of Lord Buddha was made in Gandhar sculpture art, maximum statue. And the first statue was made of Lord Buddha in the Mathura sculpture art, and Lord Buddha was the first human whose statue was being made and worshipped. Maximum pure gold coins was introduced by the Kushanas, and maximum gold coins, if the question will ask, maximum gold coins maximum gold coin was introduced by then Guptas, but maximum pure gold coin was introduced by Kushanas. Gupta era. After that, the Guptas came into existence. Gupta era, the founder was Sri Gupta and his title was Maharaj. After that, his son Ghatotkacha became king, but the history could not
revealed much about both of them. And then Chandragupta first became king, and he was the real founder. He was the real founder of Gupta dynasty. 319 to 334 AD, he ruled. His capital was Patliputra, and his title was Maharaja Dhiraj. His title was Maharaja Dhiraj, and 319 AD, he established a new era, that was the Gupta era. After that, his son Samudragupta became king, 335 to 375. He was known as Napoleon of India. He was a great poet, so he known as a Kaviraj, and he was the son of daughter of Lichvis, so he known as Lichvi Dohitra, यानी लिच्छवियों की बेटी का बेटा था दोहित्र. दोहिता मीन्स बेटी, और बेटी दोहिता से जो उत्पन्न हुआ है वो दोहित्र है, मतलब नाती. ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ लिच्छवीज, या लक्ष्मियों का नाती था. ही कॉन्क्वर्ड 9 स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड 12 स्टेट ऑफ साउथ इंडिया. ही एस्टैब्लिश्ड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल over South India, and his victory of South India was known as Grahan Mokshanugrah. What? ग्रहण मोक्षानुग्रह. इट मीन्स पहले राजा ने क्या किया, राज्य को जीता, फिर राजा को क्या कर दिया, मोक्ष दिया, यानी राजा को माफ कर दिया और फिर उस पर अनुग्रह किया, उसको उसका राज्य वापस लौटा. ग्रहण मोक्षानुग्रह. अकॉर्डिंग टू सर रायसी चौधरी, आरसी चौधरी, his victory was known as religious victory. इसकी विजय को धर्म विजय की संख्या दी गई है. इसके बाद राजा बना Chandragupta II. Chandragupta II was the greatest king of this dynasty, 375 to 415 AD. His title was Devraj, Devgupta, Devsri, Vikramaditya, etc., etc. He introduced the silver coins in India, and Mehrodi iron pillars was Chandra was depicted, and we considered this is the Chandragupta. About him, the Mehroli pillars. So will tell us. He have Navratnas in his court, and in these Navratnas, Mahakavi Kalidas was also. Mahakavi Kalidas. And Kalidas was known as Shakespeare of India. Fahyan came in his court, and after him, the Kumar Gupta became king, and he assumed the title of Mahendraditya. Maximum Gupta's inscription was belongs to the Kumar Gupta, like Wilsad, Gadhwa and Kamardanda inscription, Mathura, Sanchi and Tuman inscription. All maximum Gupta's inscription belongs with the Kumar Gupta, and after him, Iskal Gupta became king, and Junagadh inscription and Bhitari inscription belongs to the Skand Gupta. And the last is the Vardhan dynasty, or Pushyabhuti dynasty. Founder was Pushyabhuti Vardhan, and then Harshvardhana was the greatest king of this dynasty. From 606 to 647, Harshvardhana ruled over the empire, over the India. He have the great empire, and his first capital was Thaneshwar, and his second capital was Kannauj. Kannauj. Okay. At every fifth year, he organized Great Salvation Council at Prayagraj. Great Salvation Council at Prayagraj. At every fifth year, he organized Great Salvation Council at Prayagraj. He wrote 3 dramas, Naganand, Ratnavali and Pridarshika, and Huven Shang came in his court, came in his rule, and Huven Shang was known as Prince of Pilgrims, and his biography, Si Yuki, written by his friend Willie. So guys, this is all about, in a very nutshell, in a very short, in a very story format, the ancient with timeline. For the detailed course, we will
See you soon in the detailed course. Thank you so much. Jai Hind.